लास्ट क्लास में वेक्टर्स अलजेब्रा हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं। डॉट प्रोडक्ट कर लिया था हमने, स्केलर प्रोडक्ट लास्ट टाइम। सर ट्रायंगल तक दिया था उसके डॉट प्रोडक्ट नहीं सेंटर कराया था मैंने, स्केलर प्रोडक्ट करा दिया था ना। यस यस सर। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो था वो एक जो आंसर देगा वो क्या देता है, हमें एक स्केलर ही देता है, वेक्टर नहीं मिलता उससे। एक एग्जांपल भी लेकर हमने करा था, वर्क डन का एग्जांपल लेकर, है ना। ओके, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लिया था हमने। अच्छा, अब दो एंगल्स मतलब दो वेक्टर मान लेते हैं ए और बी। अगर मैं कहता हूँ इज इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी अगर जीरो है, देन हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं ए और बी के बारे में। क्या ये बोलना ठीक है कि ए जीरो हो सकता है? ये ठीक है, पहला केस। यस सर। यस सर। ऐसा 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 भी बोल सकते हैं कि बी वेक्टर जीरो होगा, ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर बी वेक्टर जीरो होगा तो भी जीरो आएगा। और तीसरी बात क्या बोल सकते हैं? एंगल दोनों जीरो इन- या एंगल जीरो। हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल होता तो भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा, बिकॉज कॉस 90 होता है ना, ए मॉड बी मॉड एंड कॉस थीटा, दैट इज ए डॉट बी। तो दोनों वेक्टर अगर नॉन जीरो भी हैं, स्टिल अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो भी कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तभी आपको याद होगा जब आप पढ़ते हो फिजिक्स में कि वर्क डन जब लेते हैं कि पॉटर एक हेड पर कुछ वेट कैरी कर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो उस केस में हम वर्क डन जीरो ले लेते हैं, राइट। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। इसके बाद आगे कंटिन्यूएशन में करते हैं। अब आता है वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। लेट्स से हमें गिवन है वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर्स, द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच में जो एंगल है उसका बाइसेक्टर जो बनेगा, उस बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर निकालना है वो कैसे निकालेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल ले लिया हमने पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में मैं ए बी सी डी, इसको मार्क कर रहा हूं एंगल ए, सॉरी वेक्टर ए, और इसको मार्क कर रहा हूं वेक्टर बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ले लिया, लेट्स से हमने ये ले लिया थीटा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करता हूं ए सी, तो क्या वो एंगल थीटा को बाइसेक्ट करेगा? अगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी यस सर। पैरेललोग्राम है, तो क्या ए सी बाइसेक्ट एंगल डी, एंगल डी ए बी क्या बाइसेक्ट करेगा थीटा को? यस सर। यस। नहीं भाई, क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा यार, कैसे कह रहे हो? इधर देखो, ये लो, एक ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ध्यान से देखो, ये डायगोनल बना दिया। तुम्हें दिख रहा है ये दोनों एंगल इक्वल है भाई? ये तो देख कर ही मना कर दूंगा मैं, यस सर। प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है, तो देख कर ही कह दूंगा नहीं है भाई। नहीं होता, किस में होता है? सिर्फ दो यार छोटी छोटी क्लास, लाइक मेरे ख्याल से 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो स्पेशल क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टीज याद है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में होगा ऐसा। किसमें होगा? स्क्वायर और रोम्बस में होगा। और काइट में भी होता है, लेकिन उसमें काइट में एक ऐसे होता है काइट। काइट में सिर्फ एक डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, दूसरा नहीं करता। मतलब ये वाला जो डायगोनल होता है बड़े वाला, ये वाला जो डायगोनल होगा वो एंगल्स को इस तरह से बाइसेक्ट करता है, लेकिन दूसरे वाला नहीं करेगा। और अगर मैं वैसे बात करूं स्क्वायर और रोम्बस में, स्क्वायर और रोम्बस दोनों करते हैं, उसमें प्रूफ भी कर सकते हो आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके ट्राइंगल्स। तो सिर्फ रोम्बस में ऐसा होता है कि एंगल बाइसेक्ट होता है, और सिर्फ स्क्वायर में ऐसा होता है। ठीक है, याद रहेगा। यस। स्क्वायर में तो 45 45 ही हो जाएगा, रोम्बस में भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि रोम्बस में ना आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर पैरेललोग्राम में भी हम ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, पर पता क्या होगा? जब आप कॉन्ग्रेंट करोगे तो ये वाला जो एंगल है 1, ये इस वाले 2 के इक्वल नहीं आएगा। पता किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और जो 2 होगा वो किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। लेकिन जब रोम्बस में करोगे तो ये 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है। कैसे? आपको पता होगा कि ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, है ना। ये बात पता है? अच्छा, फिर अगर मैं 1 और 3 की बात करूं तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहता है कि भाई अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट भी इक्वल होंगे, राइट। तो 1 और 3 इक्वल है, इसी तरह से 2 और 4 इक्वल होंगे। और फिर मुझे ये पता है कि 1 4 के भी इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 2 3 के इक्वल है, तो इसलिए 1 और 2 भी इक्वल होंगे। ठीक है,
यार ये बातें मुझे वैसे बतानी नहीं चाहिए, तो तुम्हें पता होनी चाहिए यार कि कैसे, ये तो छोटा सा बेसिक सी चीज बात करी हमने। ऐसा नहीं कि 9th-10th में जो ज्योमेट्री हमने पढ़ा है या 8th-9th में ज्योमेट्री के सारे बेसिक भूल जाओ तुम, फिर तो गड़बड़ कराओगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्लियर नहीं है तो क्लियर कर लो ये चीजें। अच्छा, कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, दो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जिसमें 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? ऐसे कौन से दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं स्पेशल वाले, तो बताएगा? ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल स्पेशल जिसमें दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में ऐसा होता है। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम कोई सा भी हो, उसमें पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे को, लेकिन 90 डिग्री पर सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर हमारे पैरेललोग्राम भी हैं, ठीक है, मतलब, लेकिन ये स्पेशल वाले पैरेललोग्राम है। तो मैं इन जनरल बात कर रहा था कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर मैं डायगोनल बनाता हूं तो क्या वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा? नहीं करता। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो हमने एक ऐसा पैरेललोग्राम लिया, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है लेट्स से, और ये बी को। और मैंने क्या किया, क्योंकि सिंस मुझे पता है कि हर पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता, तो मैंने क्या किया, इसको रोम्बस सा बना दिया ऐसे। कैसा बना दिया? ऐसे रोम्बस बना दिया। लेट्स से मैंने क्या करा, ये एक रोम्बस क्रिएट कर दिया ऐसे, ए, लेट्स से बी, सी, और ये मान लेते हैं डी। ठीक है, ये मान लेते हैं ई, ये एफ मान लेते हैं, ये जी मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे देखकर बताओ फिगर, जो ए जी वेक्टर है पूरा का पूरा, जो साइड जो वेक्टर हमने लिया था ए, वो लिया था हमने ए जी, है ना, और ए ई लिया था हमने बी वेक्टर। ठीक है, तो अब मैंने जो वो बना दिया, रोम्बस बना दिया, ए बी सी डी इज अ, क्या बना दिया, रोम्बस क्रिएट कर दिया मैंने। रोम्बस में मुझे पता है सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है यहां तक? अच्छा, तो मुझे कोई बताएगा ए बी की वैल्यू कितनी होगी? अब ए बी जो वेक्टर होगा वो कितना होगा, कोई बताएगा? ए बी वेक्टर कितना होगा भाई? A का इंटीग्रल मल्टीपल। ए बी की लेंथ होगी एक, तो जितना भी है ना, और यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो तो ए का ही यूनिट वेक्टर होगा ना, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी की लेंथ, मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर किसका ले लूं, ए का ले लूं यूनिट वेक्टर, ये ठीक है? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. क्योंकि जो ए बी वाला वेक्टर होगा वो हमारा भाई उसकी डायरेक्शन जो है वो ए वाली डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर सेम होगा दोनों का, और ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे निकालना है लेट्स से क्या, ए डी निकालना है, तो ये कैसे लिख दूंगा बताओ? ए डी को क्या लिख दूं? ए डी का मैग्नीट्यूड AD इनटू में बी का यूनिट वेक्टर, राइट? बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है कि किसी का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये भी पता है आपको, है ना? Yes, तो sir. तो अब मुझे बताओ, अगर मैं डायगोनल, मुझे पता है कि जो डायगोनल जो होता है रोम्बस का, वो एक तरह से किसकी तरह से एक्ट करता है, बाइसेक्टर की तरह एक्ट करता है ना रोम्बस में। तो सिंस ए बी सी डी इज सॉरी इज अ रोम्बस, तो मैं कह सकता हूं कि AC क्या होगा, AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। जो A और B वेक्टर उन दोनों का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट? ये क्लियर है? Yes, कह सकते sir. हैं भाई? ठीक है, मतलब ए से लेकर अगर मैं F को ज्वाइन करता तो वो नहीं होगा एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होगा, लेकिन अगर रोम्बस बना देता हूं तो फिर पक्का होगा। ठीक है, तो अब AC वेक्टर बताओ कैसे निकालोगे जल्दी से, AC वेक्टर कैसे निकालोगे? AC वेक्टर बताओ भाई कैसे? Dot C vector. AC जो वेक्टर है भाई, वो तो हमें पता है कि अगर ये वाला वेक्टर कितना होगा, ये वाला वेक्टर भी जो BC है, जो BC वेक्टर है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूं, बताओ कैसे निकालोगे? AC वेक्टर क्या आएगा हमारा, AB प्लस BC, राइट? Yes, sir. AB प्लस BC, है ना, और BC जो है वो तो AD के इक्वल है, राइट? Yes, sir. तो AB प्लस मैं लिख सकता हूं क्या, AD लिख सकता हूं, राइट? ठीक है, और AB प्लस AD ऊपर लिखे हुए, राइट, दिख रहे हैं? Yes. हाँ, तो AB प्लस AD रख दो, यहाँ पर क्या आएगा, AB का मैग्नीट्यूड इनटू में A का यूनिट वेक्टर प्लस
AD का मैग्नीट्यूड इनटू में B का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हो, A का वेक्टर डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हो जाएगा AD का मैग्नीट्यूड B वेक्टर डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया हमारा वेक्टर, वो वाला वेक्टर आ गया जो बाइसेक्टर का काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, Yes, तो sir. तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? Yes. Yes. तो अच्छा, Yes, इसको मैं sir. ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, AC जो वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, उसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड कितना है, लेट्स से लैम्डा मान लेते हैं। तो लैम्डा टाइम्स में क्या लिख सकता हूँ, उसको ऐसे भी लिख सकता था, A वेक्टर A यूनिट वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन, क्योंकि अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं AC की डायरेक्शन में, अगर सिर्फ मुझे यूनिट वेक्टर से मतलब है, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, A का यूनिट वेक्टर प्लस B का यूनिट वेक्टर, यही आएगा ना बेटा? सोच के Yes, देखो। sir. Yes, sir. तो हाँ, और A का मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, लेट से मैंने मान लिया उसका लैम्डा मैग्नीट्यूड है, इसको मतलब ये हो गया बेसिकली। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। राइट, क्लियर है? तो अगर सिर्फ आपसे यूनिट वेक्टर पूछ ले अलोंग द डायगोनल, जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, लेट से A वेक्टर गिवन है आपको 7i माइनस 4j माइनस 4k, और B वेक्टर गिवन है लेट से माइनस 2i माइनस j प्लस 2k, एंड अब फाइंड करना है, फाइंड C वेक्टर निकालना है अलोंग इंटरनल। अच्छा, ये जो मैंने बाइसेक्टर ऊपर लिया है, ये कैसा बाइसेक्टर लिया, इंटर लिया या एक्सटर्नल लिया मैंने? इंटरनल Inter- लिया, राइट? डन। अब एक्सटर्नल भी निकाल सकते हैं, करेंगे इसी में। तो लेट्स से हमें फाइंड करना है C अलोंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा एंगल बिटवीन A एंड B। मैं कह रहा हूं कि A और B के बीच में जो थीटा एंगल है, उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसका हमें क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है C, जो कि उस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन होगा। और आगे क्या दे दिया हमें, वेक्टर निकालने के लिए उसने उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, कितना दे दिया, लेट्स से 5√6। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था, कोई भी एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड प्लस दोनों यूनिट वेक्टर को क्या कर दो, ऐड कर दो। राइट, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो C वेक्टर होगा वो कैसे लिखोगे आप, C का मैग्नीट्यूड गिवन है, Yes, और ब्रैकेट sir. में क्या लिख दें, दोनों यूनिट वेक्टर्स को ऐड करना. बस क्लियर हो जाएगा बेटा? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सब ऐसा बोल दिया, क्वेश्चन दिया है, अच्छा एक चीज, जब हमने, अच्छा इसको निकाल के आंसर निकाल के कोई बताएगा क्या आएगा भाई, एक बार निकालो आंसर क्या आएगा इसका, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर। सर थोड़ा ऊपर करना, यूनिट वेक्टर्स नहीं दिख हाँ रहे. बेटा, अच्छा जो हमने ऊपर प्रूफ किया है इसमें एक चीज ध्यान से सुन लो फिर दोबारा। देखो, हमने जो रोम्बस लिया है ABCD, उसमें मान लो मैंने जो साइड ली है वो 1 1 ली है, लेट्स से जो मैग्नीट्यूड है ना, हम मान लेते हैं वो 1 1 साइड वाले, ये दोनों यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। ये भी AB जो मैंने लिया है ये भी यूनिट वेक्टर लेट्स से, और ये जो लिया मैंने AD, इसको भी यूनिट वेक्टर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रोम्बस जो क्रिएट करना है बेटा, वो तो मैं रोम्बस कितने भी साइड वाला ले सकता हूँ ना अकॉर्डिंगली। तो फिर यहाँ पर ये लिखने की जरूरत है AB का मैग्नीट्यूड, नहीं ना, नो सर. क्योंकि यूनिट लेंथ का है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A का यूनिट वेक्टर और प्लस B का यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड लिखने की फिर जरूरत ही नहीं है वाली, ये ठीक है? यस सर. Yes. ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था, AC तो निकल गया, AC तो इन दोनों का सम होगा। अब हम बात कर रहे थे कि ऐसे वेक्टर की, ऐसा जरूर तो नहीं है ना कि वो AC वाला वेक्टर होगा, वो तो AC से बड़ा भी हो सकता है।
हमें लेकिन ये पता लग गया कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो बेसिकली एसी की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो नाउ लेट्स से C is any vector which is in the direction of एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड हमें मतलब पता नहीं है, लेट्स से। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, जो भी वेक्टर होगा सीएलआर वेक्टर, वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स लैम्डा, मैंने उसका क्या मान लिया, क्या मान लेते हैं भाई, बाइसेक्टर वो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, राइट। तो वो कुछ ऐसा ही होगा ना, लैम्डा टाइम्स होगा ना, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर अगर कॉलिनियर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, राइट। ये ठीक है। Yes, sir. तो यहां पर मैं लैम्डा ये नहीं बोलूंगा, उसका मैग्नीट्यूड है, ये तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अच्छा देखो, दो अगर यूनिट वेक्टर है तो उनका अलग अलग इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन अगर मैं दो यूनिट वेक्टर को ऐड करता हूं तब यूनिट वेक्टर होगा या कुछ और होगा। 2 आ जाएगा फिर। हाँ, तो यानी कि अब जो मैंने एसी लिखा है उसको तो मैं यूनिट वेक्टर नहीं बोलूंगा ना, क्लियर है बात। Yes, sir. तो ये बात याद रखनी है, तो इसलिए जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैं सी का मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा भाई, क्लियर है। ये जो मैंने पहले लिख दिया था, यहाँ पर सी का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा बेटा, लैम्डा आएगा। लैम्डा मतलब कुछ भी मल्टीपल होगा, वो हमें पता नहीं है स्केलर, ठीक है भाई। और अंदर क्या आएगा, ए का यूनिट वेक्टर प्लस बी का यूनिट वेक्टर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, तो sir. आपका ये फॉर्मूला होगा जहां पर लैम्डा क्या है, एनी स्केलर, ठीक है। तो अब करो ये क्वेश्चन, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, बताओ सर सबसे पहले क्या करें, ए का यूनिट वेक्टर निकाल दें, सर बी का यूनिट वेक्टर, हाँ बेटा बोलो। सर आंसर लैम्डा अपॉन 9 इंटू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। लेकिन बेटा लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि सी का मॉड भी दिया हुआ है, सी का मॉड दिया हुआ है। अच्छा आपने मुझे वैसे बताया कि क्या है लैम्डा की टर्म्स में, यस सर, हाँ लैम्डा की टर्म्स में दोबारा बोलो क्या है आंसर। लैम्डा अपॉन 9 और फिर लैम्डा ब्रैकेट अपॉन में 9, हाँ आई माइनस 7 जे प्लस 2 के। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा भाई ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया मतलब, है ना। यस ये आपका सर, सी वेक्टर आ गया, राइट, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपने सी वेक्टर निकाल दिया, लैम्डा टाइम्स ए का यूनिट वेक्टर प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ये बात ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है हमें, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ऑलरेडी सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो पहले यहां से जब आप सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, 1/9 तो बाहर रखो, लैम्डा को भी बाहर रखो, रूट में क्या लिखते जाए बताओ, रूट में क्या लिखते जाए, 1 1 का का स्क्वायर 1, 49 प्लस 4, है ना, ये लिखेंगे। अच्छा ये Yes. लैम्डा और 9 इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि भाई जब आप स्क्वायरिंग करोगे और रूट लोगे तो लैम्डा और 9 का स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा बाई 9 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये कितना दिया हुआ, 5√6 दिया हुआ बेटा, तो कितना आएगा, सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो लैम्डा स्क्वायर बाय 81 और रूट में रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 × 6, क्या आया 9 कितना होता है 6 जब 9, 9 जब ये 2 और ये 3, और क्या कट रहा है, लैम्डा का स्क्वायर आ गया भाई 3 × 25 × 6 डिवाइड बाई 2, ये भी कट गया। तो 3 का भाई हो जाएगा रूट क्या स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है तो रूट करोगे तो 3 बचेगा, 25 का 5 बचेगा, और प्लस माइनस दोनों लिख दूं, Yes, तो sir. प्लस माइनस 15 आ गया, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे प्लस माइनस 15, तो वी गेट अवर सी वेक्टर, क्लियर है। ठीक है बेटा, आया समझ Yes. में। Yes, sir. चलो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जी 2013 में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन कि ए भी एक वेक्टर गिवन है 3i प्लस 4k एंड ए सी वेक्टर गिवन है 5i माइनस 2j प्लस 4k, ये दो वेक्टर गिवन है 3i प्लस 4k एंड 5i माइनस 2j प्लस 4k आर द, और बताया हुआ आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन आपको बताना है फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए से अगर हम मीडियन ड्रॉ कर दें तो उसकी लेंथ बतानी क्या होगी। और ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर साइड के अलॉन्ग जो होगा वो वेक्टर दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है √18, दूसरा ऑप्शन है √72, तीसरा है √33 एंड डी है √45 यूनिट्स।
पोल कंडक्ट करा दिया मैंने, पोल लॉन्च कर दिया बेटा। अपने ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी से टाइप कर दो। पोल स्टार्ट हुआ? No, sir. No, sir. हाँ एक सेकंड। पोल लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है भाई? अच्छा पोल लॉन्च नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में भेज दो बेटा। पोल लॉन्च नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए से जो मीडियन की लेंथ होगी वो हमें बताने की होगी, और ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर साइड के अलॉन्ग हमें दिए हैं। जब भी लेंथ बोलते हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मीडियन का वेक्टर निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड। और मीडियन आपको पता है मीडियन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सर अगर हम मीडियन निकालेंगे तो फिर वेक्टर्स में रहेगा ही नहीं सर, तो फिर कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? नहीं बेटा लेंथ निकालिए, मीडियन तो निकल जाएगा, मीडियन वेक्टर निकलेगा ना, ये तो निकालना है। कैसे निकलेगा? ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ये निकालना है हमें। ये मान लेते हैं डी ए बी वाला वेक्टर भी गिवन है हमें और ए सी वाला वेक्टर भी गिवन है, तो क्या ए डी नहीं निकाल सकते? सोचो। यस सर। अरे भाई सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, मिड Yes, पॉइंट sir, फॉर्मूला yes, भाई, कैसे भूल सकते हो यार? ठीक है, मतलब वेक्टर में भी तो लगता है ध्यान, ये यही तो चीज ध्यान से देखनी। ओके काव्य का आ गया, बिल्कुल ठीक है बेटे काव्य। समझ में आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या कैसे लगाएंगे? ठीक है सर मैंने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया। हाँ अच्छा, हाँ उससे भी आ गया, ठीक है। काव्य आपने कैसे किया बेटा सेक्शन सर फॉर्मूला जैसे मिड पॉइंट? हाँ सर जैसे ट्राइंगल है ना, तो ए बी वेक्टर को मैंने कोई ए वेक्टर मान लिया, ए सी वेक्टर को बी वेक्टर मान लिया। हाँ और बस ठीक है, तो बी सी निकाल लोगे आप, और बी सी निकलने के बाद आपको बी सी निकलने के बाद आपका जो बी से डी है वो भी निकल जाएगा, आधा कर दोगे ना, यही करा ना। यस सर। और फिर आपने एडी निकाल लिया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना। यस सर। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा कर भी हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से भी आंसर वही आएगा। ठीक है हाँ मानसी आपका भी ठीक है। वैशाली बेटा आप अपना आंसर एक बार दोबारा चेक करो बेटा, आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। वंशिका का भी ठीक आ रहा है, अक्षिका का भी ठीक आ रहा है, वेरी गुड। देखो 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 जिनको नहीं आया समझ में, ए बी वेक्टर हमें गिवन है भाई, देखो ये रहा ए बी वेक्टर, जैसे भी किसने बोला इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, ए सी वेक्टर है इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं तो आपको याद आ रहा होगा रेशियो कितनी है यहाँ पर 1:1, आपको याद है बताया था मैंने कुछ ऐसा। दो वेक्टर हैं ए ये बी, और लेट्स से ए पॉइंट है बी पॉइंट, तो लाइन ज्वाइनिंग ए बी को अगर एक और वेक्टर है जो उसी पॉइंट से ओरिजिनेट होकर ये सी वेक्टर मान लेते हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था कि जो सी वेक्टर होगा वो क्या होगा, n को मल्टीप्लाई कर दो b से, n को मल्टीप्लाई कर दो a से, डिवाइड बाय m+n, ये होता था फॉर्मूला। तो अगर मुझे एडी वेक्टर निकालना है एडी, तो एडी वेक्टर क्या होगा 1:1 रेशियो है, तो मतलब बेसिकली आप सिर्फ 1 को a से और 1 को b से मल्टीप्लाई करके a प्लस बी लिख दो और डिवाइड बाय क्या कर दो 2, तो आपका डायरेक्टली एडी वेक्टर आ गया। कितना आएगा भाई, दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा 5i और 3i 8i, और माइनस का 2j क्योंकि के जे वाला पार्ट पहले वाले में है ही नहीं, और प्लस के वाले के साथ क्या आएगा 448k, और डिवाइड बाय क्या करना है 2, ये आपका वेक्टर आया है मीडियन वाला वेक्टर, तो मीडियन वेक्टर आ गया आपका 4i माइनस j प्लस 4k, और अब आप इसको मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो इसका, क्योंकि लेंथ निकालनी है मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना आएगा 16 + 1 + 16√33। एक तो ये तरीका हुआ, एक अभी ने बोला, किसी ने काव्य ने यहाँ बोला क्या ऐसे भी कर सकते थे सर, बिल्कुल ठीक है उसका भी तरीका, ए बी सी ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन से ए बी दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है, तो बी सी निकाल लिया। बी सी कैसे निकालेंगे बताएगा? बी सी क्या होगा भाई ए सी माइनस
ए बी, ठीक है, ए Yes, सी sir. माइनस ए बी, ये आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर? ए सी माइनस ए बी करोगे तो कितना आएगा? ए सी में से ए बी माइनस करेंगे तो 2i बचेगा, माइनस का 2j, 2i माइनस 2j, यही आएगा ना? ठीक है भाई, यही आ रहा है। ए सी माइनस ए बी, 2i माइनस 2j और 4k कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब BC अगर आ गया तो जो आपका मीडियन, आपको पता है मीडियन जो होता है, मीडियन AD जो होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कट करता है ना, तो यानी कि BC जितना है उसका हाफ होगा BD, ये ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। ये बात ठीक है, यहां तक आया भी सबको? Yes, sir. अब अगर BD निकल गया तो AD अब निकालनी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, इससे, इस वाले ट्रायंगल से AB प्लस BD मिलाकर किसके इक्वल है? AD के इक्वल है, राइट? तो AB कितना था? AB था हमारा 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4k, और BD कितना आया अभी? i माइनस जे, है ना? तो देखो ED फिर दोबारा वही आ रहा है, कितना? 4i माइनस जे प्लस 4k। पहले भी क्या यही आ रहा था? पहले भी ये आ रहा था क्या भाई? हाँ, ये आ रहा Yes, sir. था, ठीक है। तो यार कैसे मर्जी करो, लेकिन देखो सेक्शन फॉर्मूला बनाया है कि भाई, इसलिए तो बनाया है कि भाई इजी हो जाए, तो तुम इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है? मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी तो कर लोगे तुम, ऐसे भी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, और जब हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है तो भी एप्लीकेशन आनी चाहिए ना, लगानी, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आया बेटा सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, ठीक है, sir. ओके। नेक्स्ट है, अच्छा, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैंने प्रोजेक्शन बताया था लास्ट क्लास में या नहीं कराया था प्रोजेक्शन? तो No, sir. नहीं बताया था प्रोजेक्शन, ओके। लेट्स से, अच्छा आपको ये बात तो पता होगी, जैसे मान लो रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे चल रही है, इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और लेट्स से आप, अब रिवर फ्लो नहीं कर रही थी तो बोट स्टिल वाटर में लेट्स से ऐसे जा रही थी, आप बोट ऐसे लेके जा रहे थे अपनी बोट, ठीक है? तो अब आपको ये तो पता होगा कि एक्चुअली जब रिवर भी चल रही है और बोट भी आप इस डायरेक्शन में ऐसे चला रहे हो तो बोट एक्चुअली कहाँ जाएगी, ये बात पता है ना आपको? ऐसे जाने लगेगी, राइट? Yes. रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे हम ए ले लेते थे, बी ऐसे ले लेते हैं, तो फिर आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये बना होगा, राइट? तो बोट ऐसे जाने लग जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इस, अगर मैं इस वेक्टर का कंपोनेंट इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में या बी वेक्टर की डायरेक्शन में जानना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, राइट? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा वैसे कितना आएगा। पैरेललोग्राम बनाकर हम निकाल लेंगे ना, राइट? ये तो करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये भी बी होगा, ये भी ए होगा, राइट? तो अगर आपको ये निकालना है तो ये वेक्टर कितना आएगा भाई, डायगोनल वाला वेक्टर ए बी सी डी, तो ए सी कितना आएगा? A ए प्लस बी, B. बी वेक्टर है ना, राइट? Mm, यही होगा ना रिजल्टेंट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो यानी कि हम लाइक अगर मैं कहूँ कि ए सी का ए की डायरेक्शन, ए बी की डायरेक्शन में कितना ए वेक्टर है और ए डी की डायरेक्शन में कितना बी वेक्टर है, राइट? तो अगर मुझे लाइक इस तरह से नहीं दिया और ऐसे बोल दिया कि एक वेक्टर का दूसरे की डायरेक्शन में बताओ कितना कंपोनेंट है, कितना वेक्टर कंपोनेंट है, तो मैं कैसे निकालूंगा उसको? मैं बोलता हूँ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जब मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बी की डायरेक्शन में ए वेक्टर को क्या कर रहा हूँ? ब्रेक कर रहा हूँ, और उसका मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा हूँ कि कितना है। तो उसका फॉर्मूला है गिवन बाय ए डॉट बी डिवाइड बाय किससे करोगे? जिसकी डायरेक्शन में जा रहे हो। किसकी डायरेक्शन में जा रहे हो आप? बी के डायरेक्शन में, तो बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। लेकिन अगर मैं लिखता हूं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी की डायरेक्शन में कितना है, तो ये जो निकला है ये मैग्नीट्यूड निकला है। क्या निकला है? मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मुझे वेक्टर बताना है कि कितना है, तो फिर मुझे यही वाला जो मैग्नीट्यूड है ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी, ये तो लिखना ही पड़ेगा। साथ में किसका यूनिट वेक्टर आएगा बताओ? ए का आएगा या बी का आएगा? B का। B का। क्योंकि बी के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, और बी का यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं भाई? बी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं मॉड बी से, और मॉड बी पहले से लिखा होता है एक और, तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो फॉर्म में आ गए, ये आ गया एक प्रोजेक्शन वेक्टर का और ये आ गया प्रोजेक्शन का। तो ये याद रखना, प्रोजेक्शन लिखा है या प्रोजेक्शन वेक्टर, दोनों में डिफरेंस है।
सर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब बताना फिर से। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब बेटा ये है कि बी की डायरेक्शन में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ए वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं इस फॉर्मूले को अगर भूल जाता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ एक ए वेक्टर है और 2i माइनस 3j प्लस 5k, मैं कहता हूँ इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे बोल दिया। मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे बताओ कितना प्रोजेक्शन है इसका। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है या कितना कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वो कितना है तुम्हें देखकर ही पता लग रहा है 2 है, राइट, है ना भाई। इस यस वेक्टर को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 है इसका कंपोनेंट, है ना। यस वाई एक्सिस में कितना हो गया 3 माइनस 3, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वो 5 है। 5 अब एक फॉर्मूले पे आ जाओ, एक्स एक्सिस वाला जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालना है ना प्रोजेक्शन, तो मैं इस एक्स एक्सिस वाले को वेक्टर को ऐसे मान लेता हूँ, वो एक्स को मान लेता हूँ, सिर्फ ऐसे मान लेता हूँ, आई कैप, ठीक है, ये ठीक है। अब तुम कहोगे सर आई कैप की जगह 3 आई कैप भी मान सकते हैं, 5 आई कैप, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, 2 ही आएगा, दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये मैंने बी वेक्टर मान दिया, और फॉर्मूला क्या था याद है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या फॉर्मूला था, ए डॉट बी प्रोजेक्शन ऑफ ए A ऑन by B ए डॉट बी करना, एक बार ए को बी के साथ डॉट करना, क्या आएगा, 2 ही आएगा ना सर, यस और बाकी सारे तो 0 0 हो जाएंगे, और डिवाइड में मैंने क्या बोला था, डिवाइड बी बाय का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड B कितना है, 1 2 ही आ गया ना। तो ये तो देख कर ही पता लग रहा था, मतलब बताने की भी जरूरत नहीं थी। तो अगर मैं इसी को y एक्सिस की डायरेक्शन में करूंगा तो -3 आएगा, z एक्सिस की डायरेक्शन में करूंगा तो 5 आएगा। तो ये वाला तो मैं देखकर बता सकता हूँ, पर अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, x एक्सिस y एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए ताकि हम जल्दी से कर पाए। ठीक है, क्लियर है। यस सर yes कि मैं sir डेरिवेशन वगैरह भी मतलब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे तुम्हारे। ठीक है, बाकी मैंने एक एग्जांपल देके तुम्हें इंट्यूशन दे दिया कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर जब बोलेगा तो फिर वेक्टर निकाल रहे हो आप, मतलब आपने बेसिकली रिजॉल्व कर दिया, जैसे तुम वो करते थे ना फिजिक्स में, एक वेक्टर को हॉरिजॉन्टल और वेक्टर कंपोनेंट उसमें वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज कर देते थे, राइट, रिजॉल्व कर देते थे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट, फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक वेक्टर को ब्रेक कर देते हैं, cos थीटा sin थीटा वाला कंपोनेंट है ना, तो वहां पर तो हम रेक्टेंगुलर लेते हैं। मैं कह रहा हूं इस बार किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, तो ये वो है। ठीक है, मतलब एक वेक्टर का अगर मुझे रिजॉल्व करके किसी दूसरे लाइक वेक्टर की डायरेक्शन में बताना है कितना है उसका मैग्नीट्यूड या वेक्टर, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। क्लियर हो गया, ठीक है यस भाई, ठीक है, yes sir ओके। ये हो गया प्रोजेक्शन, तो ये याद रखना है आपको। तो एक क्वेश्चन आया, लेट्स से फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 5k ऑन बी वेक्टर दिया हुआ है i प्लस j। तो बताओ क्या होगा, सिर्फ प्रोजेक्शन बोला मैंने, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कितना होगा। कितना सर आएगा भाई, माइनस टू बाई अंडर रूट 2 ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मॉड कितना आ गया, 2 माइनस 3 डिवाइड बाय बी का मॉड यानी 1 प्लस 1 है ना, -1 बाय रूट 2 है ना, ये यस ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा सभी को। Yes, sir. यस सर ओके Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें इफ ए बी सी तीनों वेक्टर दिए हुए आर यूनिट वेक्टर, ऐसे बोल दिया कि तीनों कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर्स, सच दैट, और आगे कुछ कंडीशन भी दे दी क्या कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो सम है वो जीरो है, जीरो वेक्टर है। देन फाइंड करना है क्या, ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, ये फाइंड करना है। ए डॉट बी फाइंड करना है, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये निकालना है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस यूनिट वेक्टर गिवन है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या है, जीरो है, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइंड करना है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इन तीनों का सम क्या होगा।
कोई एक तरीका नहीं है, बहुत तरह से हो सकता है क्वेश्चन। तो थोड़ा सोचो, जो अभी तक समझा है पढ़ा है उसको थोड़ा सा अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करें, गिवन क्या है उसको देखो, और जो निकालना है उन दोनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करो, कैसे करें। है अभी किसी को? अच्छा, एक ट्रिक हमेशा वर्क करती है, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग कैसे करें, है ना, बस यूनिट वेक्टर गिवन है और a प्लस बी प्लस सी का सम जीरो वेक्टर गिवन है। तो एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दिया करो, जो वेक्टर इस तरह से गिवन है a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायरिंग कर दो इसकी, देखो क्या आता है। क्या आएगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या आएगा, a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट, यहाँ तक ठीक है। क्योंकि इसको देखकर कुछ समझ में आएगा ना, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती थी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी प्लस सी ए। तो ये वाला लाइक लॉजिक हमने लगा दिया ओके। अब हमें पता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर अगर लिखा है और उसकी वैल्यू जीरो गिवन है, तो जीरो वेक्टर का स्क्वायर भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, राइट, जीरो Yes, वेक्टर ही आएगा। अच्छा, a का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, याद है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मतलब a वेक्टर पता नहीं है मुझे कितना है, लेकिन ये तो पता है कि यूनिट वेक्टर, और a वेक्टर को अगर a वेक्टर के साथ ही डॉट करते हैं या स्क्वायर करते हैं, हमें पता है मॉड a का स्क्वायर आता है। हाँ शिवानी, आपका ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो b का मॉड का स्क्वायर, c का मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस जो अननोन थिंग है, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो 1 1 1 करके -3 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और डिवाइड बाय 2, दैट इज माय आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? yes, sir. यस सर। ओके। तो कभी कभी क्या होगा, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें स्टार्टिंग नहीं पता लगेगा तुम्हें करना कैसे, तो ये वाला लॉजिक लगाकर स्क्वायरिंग कर कर निकाल सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकलेगा, मैं थोड़ा सा और तरह से सोच सकता हूँ। कैसे, हमें गिवन है भाई a प्लस बी प्लस सी, जीरो वेक्टर गिवन है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो मैं क्या करता हूँ, a डॉट बी तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ, या तो मैं स्क्वायरिंग करके जो मैंने करा वो कर लो, नहीं तो फिर मैं ऐसे करूंगा अपने आप ही, फिर मैनिपुलेशन करूंगा। क्या करूंगा, माइनस सी उधर ले जाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ a प्लस बी डॉट क्या कर देता हूँ, a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a डॉट कर देता हूँ दोनों तरफ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई मुझे c डॉट a चाहिए, तो मैंने राइट साइड पे किया और लेफ्ट साइड पे भी कर दिया। तो क्या आएगा, ओपन करके a का स्क्वायर हो जाएगा a डॉट a, तो वो तो मॉड a स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचेगा b डॉट a, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का c डॉट a। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊं और इसको राइट साइड पे ले जाऊं, तो क्या आ जाएगा, b डॉट a, b डॉट a प्लस c डॉट a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का मॉड a का स्क्वायर। इसी तरह से बाकी वाली भी आ जाएगी, माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस c का स्क्वायर। अगर मैं एक a डॉट की जगह b डॉट कर दूं तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, फिर c से डॉट कर दूंगा तो एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर ये तीन इक्वेशन बन जाएंगी, और इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ट्वाइस यही आएगा, क्या, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, और इक्वल टू -3 होगा क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर हैं। तो यहां से भी आंसर जब निकालोगे तो क्या आएगा, -3/2 ही आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे डॉट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, मतलब समझा कि जो निकालना है वो कुछ मैनिपुलेशन या कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कि डॉट हमें गिवन ही नहीं है, a डॉट बी, बी डॉट सी, तो वो अपने आप ही क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो सोच के। ठीक है, या तो स्क्वायर वाला ही आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है भाई, यस सर। ओके, Yes. ठीक है। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ एक डॉट प्रोडक्ट की, बहुत ही मतलब ट्रिकी प्रॉब्लम है थोड़ा सा ही, बट डॉट प्रोडक्ट से देखो लाइक मैजिक भी हो जाता है ऐसे, कि अगर a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू हमें गिवन है 4, देन फाइंड करना है, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये निकालना है। तीन वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन गिवन है, और बस लीस्ट वैल्यू पूछिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब उनके साथ 2 और 3 कोएफिशिएंट नहीं है, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछिए। तो क्या करेंगे, एक वेक्टर मान लेते हैं पहले, मैंने वेक्टर मान लिया, लेट्स से p वेक्टर मान लिए, p वेक्टर मान लिया क्या, ai प्लस bj प्लस ck।
ऐसा वेक्टर मान लिया एक, और Q एक वेक्टर मान लिया लेट्स से I प्लस 2J प्लस 3K। मतलब मैंने क्या करा देखो, ये जो लिखा हुआ है, अब देखना ये वेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एलजेब्रा में। देखो वेक्टर एलजेब्रा, A प्लस 2B प्लस 3C ऐसा गिवन था ना, तो हमने नोटिस करा यार ये तो ऐसे नहीं है जैसे डॉट प्रोडक्ट हो, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 एक वेक्टर वो वाला बना दिया Q वेक्टर, और ABC एक ये वाला वेक्टर बना दिया P वेक्टर। ठीक है, अब मुझे पता है इन दोनों का मैं डॉट करूंगा तो मेरी यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्या है, कितना आ जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 3C, राइट, यही आएगा ना। Yes, sir. लेकिन इन डॉट करते हैं जब, तो हमें उनका एंगल नहीं पता कि एंगल कितना है। ठीक है, तो अगर मैं डॉट करता हूँ P को Q के साथ डॉट करता हूँ तो ये तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा ये कितना आएगा, A प्लस 2B प्लस 3C। लेकिन डिवाइड में क्या आएगा, अच्छा सॉरी यही आएगा बस। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे अब क्या लिखोगे, P का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड मैं निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। कितना आएगा, P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, राइट, यही आएगा। और Q का मैग्नीट्यूड भी मैं लिख सकता हूँ, कितना है, 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, √14 14. इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस 2B प्लस 3C, ये आ गया। अब हमें A प्लस 2B प्लस 3C की वैल्यू भी पता है, कितनी है भाई, 4 है। तो मैंने क्या करा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा साथ में एक और चीज मिस कर दी हमने, क्या, लेफ्ट साइड पे भाई cos थीटा भी तो आएगा, वो पता ही नहीं ना हमें, cos थीटा भी आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 4, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड बाय √14 और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में। ठीक है, और हमें लीस्ट वैल्यू पूछी थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की। अब हमें ये बात तो पता है कि cos थीटा की अगर वैल्यू ये आई है तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई 16 डिवाइड बाय 14, रूट हट जाएगा क्योंकि रूट हटाना है, हटा दिया स्क्वायरिंग करके, ये आ गया 8, ये आ गया 7। अब हमें एक चीज पता है कि cos स्क्वायर की वैल्यू हमें ये पता है कि कहां से कहां तक होती है। तो अगर cos की वैल्यू -1 से 1 होती है तो cos स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 0 से 1, है ना। तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया, ये जो लिखा हुआ है बेसिकली 8/7 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी, 1 रहेगी, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 8 लेस देन इक्वल टू 7 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या आ गई, लीस्ट वैल्यू क्या आई, 8/7, क्योंकि उससे बड़ा या इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गई कि इस तरह से अगर लीस्ट वैल्यू निकालनी हो और हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, तो इस तरह से दो वेक्टर बनाकर मैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन लगा सकता हूं इसमें। ठीक है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये ऐसे याद रखो क्योंकि पेपर में तो दिमाग में नहीं आएगा कि इस तरह से करना, तो ये मतलब याद रखने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो पेपर में उस टाइम पे निकलेंगे नहीं। अपने आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो सकता है दूसरे तरह से हो जाए, ट्राई करना, बट ये एक तरीका याद रखो। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, अच्छा मैंने डॉट प्रोडक्ट लाइक डिस्कस कर लिया, इसके बाद चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हमें दिया है A मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल गिवन है, और इक्वल टू गिवन है A प्लस B के मैग्नीट्यूड के, और इक्वल टू 1, तीनों 1 के इक्वल है। देन फाइंड करना है A माइनस B का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी जो मैंने बताया था ना, जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता क्या करना है, तो वो स्क्वायर वाला कुछ ऑपरेशन लगाकर थोड़ा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है। तो ये कुछ वैसा ही यहाँ पर दिमाग लगाओ, क्या करोगे, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और A प्लस B का मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है और 1 के इक्वल है, ये भी गिवन है, यूनिट वेक्टर है सारे, A प्लस B का सम भी, A B और B B। फिर बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्या करें, सबसे पहले A प्लस B का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, A का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस का क्या आएगा, प्लस का 2 A डॉट B, हाँ A डॉट B आएगा। और अगर मैं A माइनस B का, क्योंकि जो निकालना है उसका भी स्क्वायर अगर कर दूं तो क्या आएगा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस 2A डॉट B, है ना। Yes, sir. अब मुझे ये दिख रहा है कि यार ये तो मुझे पता नहीं A डॉट B, ना ये एंगल पता इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, है भाई। Yes, sir. Yes, sir.
ऐड करते ही क्या आएगा, ऐड करते ही कुछ ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऐड करके पूरा 4 हो जाएगा, राइट, 1 1 1 1 है ना, 4 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. राइट साइड पे 4 हो गया, उसमें से भी मुझे a प्लस b का मैग्नीट्यूड भी गिवन है 1, तो यानी कि इसको भी मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर जब करोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। कितना आ गया भाई आंसर, 3 आ गया। तो जब रूट हटाएंगे तो क्या आएगा आंसर भाई, Under root 3. ठीक है, क्लियर है सभी को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अभी अगर वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे दोनों के। वेक्टर और क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब ये दो वेक्टर का एक अलग तरह का प्रोडक्ट है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट नाम दे देते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट समझा था क्या होता है, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो वेक्टर का, लाइक ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, स्केलर नहीं आएगा, वेक्टर आएगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लिया वो सी के इक्वल आता है, तो फिर जो सी वेक्टर होगा वो क्या है, मतलब उसका अगर मैं सिग्निफिकेंस पूछूं, ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझूं, तो है क्या, जब आपने ए को बी से क्रॉस किया तो आपको, हाँ, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो ए और बी के साथ दोनों के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं आपस में परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर एक एक्स एक्सिस बना दोगे तो वो भी दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन वाई और जेड तो खुद भी परपेंडिकुलर होते हैं, पर ए और बी जरूर नहीं है कि परपेंडिकुलर होंगे। तो वो क्या है, जैसे मान लो दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर आप दो वेक्टर बना दो, ए और बी, कोई भी टेढ़े मेढ़े बना दो, उसको फिर आपने क्या करा, उनका परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला जो कि वॉल से एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो वो जो वेक्टर आएगा वो हमारा सी वेक्टर है। अब वो सी वेक्टर दो डायरेक्शन में हो सकता है भाई, वॉल से बाहर भी निकल सकता है, वॉल के अंदर भी जा सकता है। तो अब वो कौन सा होगा, वो समझने के लिए एक लाइक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक समझना होगा कि 3D जब हम बनाते हैं तो उसमें एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड लेते हैं। तो जनरली अभी मैं राइट हैंड की बात करूंगा, तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पहले ये समझ लो। लेट्स से हमने लिया कुछ ऐसे लेते हैं शेप, एक मिनट स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। राइट हैंड के अकॉर्डिंग चलो मैं बना के दिखाता हूँ। देखो मान लो मैं ऐसे मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस है और इसको मैं मान रहा हूँ जेड एक्सिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वाई एक्सिस बनाना है। तो वाई एक्सिस में कैसे बनाऊंगा, कोई बताएगा वाई एक्सिस कहाँ होगा? ऐसे बनाओ, देखो ध्यान से देखना, वाई एक्सिस ऐसे बना दूं या फिर ऐसे बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, So blue वाला। रेड वाला। Red वाला. रेड वाला। हाँ, अगर मैं राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ भाई, तो फिर मैं कौन सा बनाऊंगा, रेड वाला बनाऊंगा या ब्लू वाला, बताओ? रेड वाला. राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं राइट हैंड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो राइट हैंड सिस्टम पहले समझ लो है क्या। राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी हम दो वो लेंगे, क्या कहते हैं, एक्सिस लेंगे, तो एंगल जो मेजर कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले एक्स से वाई की तरफ जाओगे आप, तो जब एक्स से वाई की तरफ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो ऐसे चलोगे ना, तो आपका वाई एक्सिस कहाँ रहना चाहिए, जो रेड वाले की तरफ आना चाहिए, जो मैंने ब्लू वाला बनाया उसकी तरफ आना चाहिए। अगर ब्लू वाला होगा तो फिर तो वो क्लॉकवाइज हो गया, राइट, उसको लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो अगर मैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो उसमें मैं वाई एक्सिस को बनाऊंगा रेड वाली तरफ, जो मैंने रेड वाला बनाया, तो ये होगा आपका वाई एक्सिस। और फिर वाई से जेड भी देखो, दोबारा वाई से जेड भी आप कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हो। और फिर जब जेड से एक्स मूव करोगे वो भी कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो मैंने वाई एक्सिस लिया, अब आपको ये समझ आ रहा होगा ये कहां जा रहा है, आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज, कैसे हो रहा है, इनटू द पेज जा रहा है, राइट, Into the page. है ना। हाँ, मतलब ऐसे मान लो कि आपका एक्स एक्सिस हो गया ये वॉल, जैसे वॉल होती है उसमें एक्स एक्सिस मान लो एक लेंथ है आपकी, और जेड एक्सिस मान लिया आपने, कैसे मान लिया, ऊपर वाला मान लिया। तो जो आपका वाई एक्सिस होगा वो कैसे होगा, वॉल के अंदर, मतलब पीछे वाली साइड पे जा रहा होगा, राइट। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, फिर मैं एक और दे रहा हूँ, बताना, एक और दे रहा हूँ। राइट हैंड के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना है डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लो मैंने ले लिया, ऐसे ले लिया, अब बताना, लेट से ले लिया मैंने फिगर, इस बार मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस ऐसे ले लेता हूं, इस बार ये वाई एक्सिस ले लिया। बताओ जेड एक्सिस कहां होगा, ऐसे बनाओ, अगेन ध्यान से सोच के बताना, ऐसे बनाओ या फिर ये वाला बनाओ,
पॉजिटिव Yes. जेड एक्सिस। बाहर की तरफ बनाओ या अंदर की तरफ, कौन सा बाहर बनाएंगे? की तरफ। बाहर की तरफ बनाएंगे। क्यों? फिर वही वाला लॉजिक दोबारा, एंगल एक्स से वाई कैसे मेजर करोगे? एंटी क्लॉकवाइज 0 ऐसे, फिर y से z हो गया ये वाला ऐसे, और z से x हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? आउट ऑफ द पेज हो गया, बाहर हो गया ये। ठीक है, तो ये सिस्टम याद रखना है। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम लेते हैं तो उसमें i j k ऐसे लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, तो x एक्सिस से y मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, y से z और z से x। तो अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इसमें वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता, अब आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि अगर a क्रॉस b लिखा है तो a क्रॉस b जो होता है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा भाई। वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो a क्रॉस b का और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे मैं y वाला एक्सिस बना रहा था कि कैसे लेना है, तो ये बात समझनी है आपको। लेकिन डॉट में क्या होता था कि a डॉट b कर लो या b डॉट a कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्केलर होता है। तो अब इसमें हमने सिस्टम बना दिया ऐसे, मतलब एक होता है ना कि साइन कन्वेंशन, जैसे मान लेते हैं, तो मान लिया भाई इस तरह से, इस सिस्टम में हमने माना, क्योंकि एक चीज तो माननी पड़ेगी ना कि भाई a क्रॉस b किस डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन आपने क्या कर लिया, मान लिया कि ऐसे लेनी है, तो उसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन फिर नेगेटिव लो गया। बात समझ आई? ठीक है भाई? Yes, sir. तो अगर आप i क्रॉस j कर देते हो, मतलब i वाले वेक्टर यूनिट वेक्टर को j के साथ क्रॉस करते हो, तो आपका आंसर आएगा k। और j को अगर क्रॉस कर दोगे k के साथ तो फिर लिखोगे i, और अगर k को क्रॉस कर रहे हो i के साथ तो फिर लिखोगे j। मतलब अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घुमा रहे हो तो i j के बाद k आएगा, क्रॉस करने पर j के साथ क्रॉस करने पे i आएगा, और अगर k को क्रॉस करोगे i के साथ तो क्या आएगा? j आएगा। लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, मतलब j क्रॉस i, फिर क्या आएगा? माइनस जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन में आ जाओगे आप। ठीक है, तो घुमाना कैसे है उसके हिसाब से, तो ये हम कैसे ले रहे हैं? राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, तो sir. कोई एक साइन कन्वेंशन जैसे हम मानते हैं, हम क्या मानते हैं कि हम आगे जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव। अगर मैं मानूंगा नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, Yes, तो sir. इस तरह से मान लिया बस। तो अब ये याद रखना, आईजे की जो मैंने ये सिस्टम बताया इस तरह से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ बातें, कि जैसे मैंने बोला कि ए क्रॉस बी करते हैं, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी जो होगा वो एक आपको एक ऐसा वेक्टर देगा जो आपका क्या होगा, ए और बी दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसकी डायरेक्शन हम ऐसे देख लेंगे जो मैंने बताया अभी। ठीक है, तो मान लो एक ए वेक्टर ऐसा वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर ले रहा हूं मैं, ये ए वेक्टर है और ये लेट्स से बी वेक्टर है। ठीक है, अब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के साथ क्या आएगा, कैसा आएगा वेक्टर जो दोनों के साथ क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन कोई बताएगा मुझे कहाँ आएगी, कैसे आएगी? मतलब आउट ऑफ द पेज बाहर की तरफ आएगी या इनटू द पेज आएगी? सोच के बताओ। Out of the page. Sir, out of. आउट ऑफ द पेज आएगी। क्यों? रीजन, क्योंकि हम ए से बी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, राइट? ठीक है, Yes, तो अपना sir. राइट हैंड जो होता है आप होल्ड करके देखो, तो आपने एंगल जैसे मेजर करा है, जैसे आपने एंगल मेजर करा है, उस फिंगर्स जो आपकी वो एंगल की डायरेक्शन होनी चाहिए कि कैसे आप ले रहे हो ए टू बी। तो सोच के देखो, अगर आप ए टू बी ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो अपना जब आप राइट हैंड होल्ड करोगे तो देखो आउट ऑफ द पेज आ रहा है, इनटू द पेज आ रहा है? बताओ भाई, राइट हैंड होल्ड करके देखो और फिंगर जो आपकी वो डायरेक्शन ले लो, कि जैसे आप एंगल ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो आपका जो थंब जो है, थंब जो होगा वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर वाला आएगा वेक्टर, तो वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है, इनटू द पेज आ रहा है? Out. आउट आ रहा है। समझ में आ गया सभी को? लेकिन तो ये हो गया आउट ऑफ द पेज, तो ये हो गया आउट ऑफ द पेज, मतलब जो सी वेक्टर आएगा आपको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर तो होगा, पर कैसे होगा वो समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आएगा, आउट ऑफ द पेज। और अगर मैं इसी को ऐसे कर देता बी क्रॉस है, फिर क्या हो जाता, फिर मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, अभी उल्टा कर दिया डायरेक्शन, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब अब जो आएगा माइनस सी आएगा, और वो सी वाला जो पहले आउट ऑफ द पेज था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज, अंदर की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, ओके, अब लिखते कैसे? मान लो मैंने सी वेक्टर मान लिया ए क्रॉस बी के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी निकालोगे कैसे? वो ऐसे निकालते हैं, आई जे के डिटरमिनेंट में ए के जो स्केलर कंपोनेंट है ए वन, डायरेक्शन रेशियो बोल दो बेशक से, A1 A2 A3 और B1 B2 B3। मैं मान के चल रहा हूँ कि ए वेक्टर मेरा कैसा है, A1 I A2 J A3 K
और बी वेक्टर मान लिया b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो जो आपका a क्रॉस b होगा वो ऐसे निकालोगे आप, और डिटरमिनेंट ओपन कर दोगे, आंसर आ जाएगा ijk की फॉर्म में। तो वो हमारा क्या होगा, एक वेक्टर होगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, a क्रॉस b को ऐसे लिखा जा सकता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसमें कॉस की जगह क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, और साथ में यूनिट वेक्टर किसका, c का। तो ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, a क्रॉस b के। ठीक है भाई, जैसे आपने डॉट में सीखा था कॉस थीटा आता है, इसमें क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, तो फिर मैंने अगर आपसे पूछा, बताओ मुझे a क्रॉस a कितना होगा, बताओ। अगर हम a को a के साथ ही क्रॉस करते हैं तब क्या आएगा, जैसे a डॉट a तो मुझे पता है मॉड a स्क्वायर आता है, इसका आंसर नहीं बेटा, इसका आंसर आएगा a क्रॉस a को, अगर a को a के साथ ही क्रॉस कर दोगे तो फिर तो जीरो आ जाएगा, जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है, a और a के बीच में, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर? Yes, sir. ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे एक तो ये वाली चीज हो गई। तो अगर मैं कह देता हूं दो वेक्टर f, अगर मैं कहता हूं if a and b आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर, देन कोई बताएगा a क्रॉस b कितना होगा, फिर 0 a क्रॉस b भी क्या होगा भाई, जीरो। 0 ही होगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोलिनियर वेक्टर है तो a जो होगा वो लैम्डा टाइम्स b होगा, और फिर अगर a की जगह अगर मैं लैम्डा टाइम्स b करके b के साथ ही क्रॉस करूंगा, तो अभी हमें पीछे पड़ा कि a को a के साथ क्रॉस करने पे 0 आता है, तो फिर b क्रॉस b भी 0 हो जाएगा, लैम्डा चाहे कुछ भी हो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं, ये आपका आया था जी मींस 2018 का क्वेश्चन था कि u वेक्टर दिया हुआ है इज अ वेक्टर। अच्छा, मैंने अभी कोप्लैनरिटी की कंडीशन नहीं बताई, चलो ये भी बता देता हूं पहले। मान लो if a, b, c आर कोप्लैनर। कोप्लैनर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे तीन वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई करें। तो अगर ऐसा है तो जब मैं a को डॉट करूंगा b क्रॉस c के साथ, सोच के बताओ क्या आएगा आंसर। अगर a b c तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लैनर है, तो a डॉट b क्रॉस c क्या आएगा। इसको वैसे बोलते हैं स्केलर, बताऊंगा ये थोड़ा डिटेल में, अभी वैसे ही मतलब डिस्कस कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, मतलब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दिया। स्केलर इसलिए बोल दिया क्योंकि b क्रॉस c जो होगा वो एक वेक्टर आएगा जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, और a के साथ डॉट कर दूंगा उसे तो फिर स्केलर आएगा आंसर, तो इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल देते सर हैं। 0 आएगा आंसर। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, 0 आएगा। उसका रीजन क्या है, मतलब लॉजिकली समझ में आ रहा है, वैसे तो एक कंडीशन बोल देते हैं, मतलब रटवाते हैं बच्चों को फॉर्मूला कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो कोप्लैनर वेक्टर का 0 होता है। पर इसको समझ लो, जैसे मैंने बोला था वेक्टर और 3D दोनों में थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर तुम्हारा अच्छा है, समझ में आ रहा है, पैरेलल परपेंडिकुलर बार बार यही चलता रहेगा लॉजिक एंगल के बारे में कि एंगल कितना है, तो 3D भी जब करेंगे तो उसमें यही चीज चलेगी। तुम्हें अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो देखो वो क्या कह रहा है, इस कंडीशन को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आप सोचो पहले b क्रॉस c क्या आएगा, तो b क्रॉस c एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब हमने ये भी बोला हुआ है कि a b c तीनों कोप्लैनर है, तो सोच के देखो दीवार के ऊपर तीन वेक्टर है, दीवार में इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि एक प्लेन पे ले लिया मैंने, या पेपर पे ले लो, पेपर पे तीन वेक्टर आपने बना दिए, किसी भी डायरेक्शन में बना दो, पर पैरेलल परपेंडिकुलर कैसे भी बना लो। अब आपने बोला कि b क्रॉस c जब हम करते हैं तो b क्रॉस c जो होगा वो क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर होगा b और c के साथ। तो जो b और c के साथ परपेंडिकुलर है वो a के साथ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि a b c अगर उसी पेपर पर है तीनों, तो फिर अगर b c और का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर अगर आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज अगर कोई वेक्टर आ रहा है तो वो a के साथ भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो ये कंडीशन आ गई। अच्छा, फिर निकालते कैसे, इसका एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला रन कर लो कि अगर a डॉट b क्रॉस c निकालना है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये निकालते कैसे, a के डायरेक्शन रेशियो लिख दो कंपोनेंट, b के लिख दो, और फिर c के लिख दो। ये तरीका निकालने का, मतलब अगर तुम पहले b क्रॉस c निकालोगे ij के लिखकर, फिर a के साथ डॉट करोगे, यही आएगा आंसर, तो डायरेक्टली यही लिख दो। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 आता है फॉर कोप्लैनर वेक्टर्स। तो या तो तीन वेक्टर कोप्लैनर हो तब ये कंडीशन लग जाएगी,
अगर मैं कहता हूँ 4 पॉइंट प्रूव करके दिखाओ कोप्लानर है, तो 4 पॉइंटों से आप क्या करोगे? पहले मान लो मैं कह देता हूँ ए बी सी डी, इन चारों पॉइंटों को प्रूव करके दिखाओ ये कोप्लानर है। तो मैं क्या करूंगा? 3 वेक्टर निकाल लूंगा, कोई से भी, ए भी निकाल लूंगा, बी सी निकाल लूंगा, मतलब कोई भी 3, लेकिन उन तीनों वेक्टरों में एक बात याद रखनी है कि चारों पॉइंट आ जाने चाहिए, बस चारों पॉइंट इंक्लूड हो जाने चाहिए। मतलब आप सी डी निकाल दो या ए डी निकाल दो या बी डी निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता, या सी डी निकाल दो। तो ये 3 वेक्टर आपने ले लिए, और इन 3 वेक्टर को फिर वही क्या करोगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करोगे, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है बेटा? Yes. सभी को आया बेटा समझ में? ठीक है, यहीं से आगे Yes. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा सा और डिटेल में सर? पढ़ेंगे। और हाँ बेटा बोलो। सर ये सारे वेक्टर ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी ए सी और ए डी? हाँ, मतलब 3 तरह से ले सकते हैं। ए बी क्रॉस सी ऐसे लिख सकते हो, बी डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हो, वही जो मैंने सिस्टम बताया था, सी डॉट ए क्रॉस बी भी ले सकते हो। साइक्लिक मैनर में एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ मैं, ए बी सी बी सी ए लिख दो या सी ए भी लिख दो, तीनों का आंसर सेम आएगा। सर मैं ठीक है ये भाई? नहीं बोल रहा था, मैं जो हाँ। आपने ऊपर बोला 4 पॉइंट से 3 वेक्टर, तो ऐसा हाँ, कर तो सकते 4 हैं हम पॉइंट, अच्छा हाँ किसी बोलो बोलो, एक क्या कर पॉइंट सकते को हैं? फिक्स्ड करते हैं, जैसे ए बी हाँ ले हाँ लेते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई एक पॉइंट को तुमने फिक्स कर दिया, बाकी जो 2 वेक्टर लोगे तुम, मतलब 3 वेक्टर लोगे फिक्स करके, लेकिन याद ये रखना है कि तीनों जो चारों पॉइंट्स हैं वो उनमें आने चाहिए। जैसे तुमने क्या करा? ए बी कर दिया, फिर आपने ए सी कर दिया और ए डी कर दिया, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, चारों पॉइंट तो आ गए ना। तो मैंने क्या बोला? अगर 4 पॉइंट कोप्लानर है तो ये पक्का ट्रू आएगा, 0 ही आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चाहे कोई सा भी ले लो, मतलब ए बी ले लो, ए सी ले लो, ए डी ले लो, डायरेक्शन भी उल्टा ले लो कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ही वेक्टर आएगा, उसमें डायरेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. हाँ, बस कंडीशन ये है कि उन तीनों वेक्टरों में जो 4 पॉइंटों से तुम बना रहे हो, उनमें वो चारों पॉइंट आने चाहिए, तभी तो हम कहेंगे वो चारों पॉइंट इंक्लूड हो गए उसमें। ठीक है? ओके सर। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि ए बी ले लिया, बी सी ले लिया और फिर ए सी ले लिया, डी वाला पॉइंट इंक्लूड ही नहीं हुआ, फिर डी वाले से तो वेक्टर आपने बनाया ही नहीं, फिर डी पॉइंट को हम कैसे बोलेंगे कि कोप्लानर है? ठीक है? क्लियर? यस सर। So, Yes. तो आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा। सभी को अपना ये रिवाइज करके रखना है जहां तक कराया मैंने। ठीक है? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, फिर ऐसी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस एक ही बात है, इनका सिग्निफिकेंस और जो अभी तक मैंने फॉर्मूला एंड लॉजिक समझाया, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं बेटा। ठीक है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आगे ही कराऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो यहाँ तक पढ़ के रखना। ओके बेटा? yes, sir. Yes, थैंक sir. यू ऑल। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. थैंक यू सर। बेटा